वेलकम दोस्तों, वेलकम टू अवर थर्ड वीडियो ऑन नेशनल इनकम। पहले दो वीडियोस अगर आपने एग्रीगेट्स और सर्कुलर फ्लो पर नहीं देखा है तो लिंक मैंने ऊपर डाल दिया है, पहले आप जाकर वो देख लीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं कि नेशनल इनकम का मेजरमेंट कैसा होता है। मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के कुल मिलाकर तीन तरीके होते हैं: वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड फाइनली इनकम मेथड। ये तीनों मेथड हमेशा सेम आंसर देते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से। सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड को जब आपको समझना है तो अपने को पहले समझना पड़ेगा वैल्यू एडेड का मीनिंग। वैल्यू एडेड का मतलब होता है दोस्तों आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू। वैल्यू एडेड का मतलब आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू। ये आउटपुट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आउटपुट वैल्यू के कुल मिलाकर दो कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर वन सेल्स और नंबर टू चेंज इन स्टॉक। जब हम लोग बात करते हैं सेल्स का तो ये सेल्स आपने किसी को भी किया हो, ये सारे सेल्स इसमें कंसीडर होते हैं। मतलब अगर मान लीजिए एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा है, एक बिजनेस जनरल कंज्यूमर को सेल कर रहा है, एक बिजनेस गवर्नमेंट को सेल कर रहा है, या एक बिजनेस अपना प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करते हैं तो ये सारे तरीके के सेल्स आप इसमें इंक्लूड करते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड शुरुआत में कुछ स्टॉक, कुछ रॉ मटेरियल्स, कुछ फिनिश प्रोडक्ट्स आपके पास रखे हुए थे जो आपके लास्ट ईयर शायद नहीं बिक्री हुए थे। अब जब आपने इस ईयर बिजनेस किया, आपने कुछ परचेजेस की, कुछ सेल्स की, एट द एंड आपके पास कुछ स्टॉक और बच गया होगा इस साल के अंत तक, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। जो साल के शुरू में था उसको ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है, तो आपका आ जाता है चेंज इन स्टॉक। तो अब अगर आप पूरी फॉर्मूला को ठीक से देखो तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। लेकिन हमने आपको बताया कि वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट करना पड़ता है। तो वैल्यू ऑफ इनपुट कैसे निकालते हैं? सरल भाषा में बात करें तो वैल्यू ऑफ इनपुट का मतलब परचेजेस होता है। जो परचेजेस एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट से करे चाहे इंपोर्ट करे, किसी भी तरीके का परचेजेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। जब आप लोग वैल्यू एडेड निकाल लेते हो तब आप सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन का बात करते हो। सर मतलब इकोनॉमी को आइए दोस्तों हम लोग तीन सेक्टर्स में बांटते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का मतलब होता है बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और टर्शियरी सेक्टर का मतलब होता है आपका सर्विस सेक्टर। अब इन तीनों सेक्टर्स के अपने आउटपुट और अपने इनपुट होते होंगे, मतलब इन तीनों सेक्टर का आप इंडिविजुअली वैल्यू एडेड निकालेंगे। तो इसका मतलब आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? जब आप प्राइमरी सेक्टर का वैल्यू एडेड, सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू एडेड एंड टर्शियरी सेक्टर का वैल्यू एडेड को ऐड कर लेंगे, तब आप पहुंचेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पर। दोस्तों जीवीए एट एमपी, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम भी है विच इज जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यहां पर अपने को एक बात ध्यान रखना है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इनपुट अपने इसलिए कर रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सके। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या है? सरल भाषा में समझने के लिए दोस्तों मान लीजिए कि एक किसान है, ठीक है, वो व्हीट ग्रो कर रहा है, ठीक है, और व्हीट ग्रो करके वो एक ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को सेल कर रहा है। अब मान लेते हैं किसान ने जो फर्टिलाइजर या सीड्स इस्तेमाल किया था, एक सिंपल एग्जांपल के लिए, वो 5 रुपीज का था एंड अल्टीमेटली जो व्हीट उसने सेल किया अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, वो उसने 10 रुपीज में सेल किया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का परचेज प्राइस 10 रुपीज है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी इसमें कुछ मेहनत की, कुछ प्रॉफिट ऐड की और फाइनली इसको कंज्यूमर्स को 20 में बेची। अब अगर अपने इनपुट को माइनस नहीं करें और दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का वैल्यू ऑफ आउटपुट को ऐड करें तो फार्मर के आउटपुट का वैल्यू है 10 रुपीज और जो बिजनेस के आउटपुट का वैल्यू है वो है 20 रुपीज। तो 10 प्लस 20 जब आप करने जाओगे आपका जीवीए या ग्रॉस वैल्यू 30 रुपीज दिखेगा, बट वो गलत है। कारण क्या?
कि जो 20 रुपीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपने कंप्यूट किया, उसमें 10 रुपीज तो फार्मर्स ने जो भेजा था वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक बार तो आपने पहले फार्मर का 10 ऐड किया और उसके बाद उस 20 को ऐड किया जिसमें वो 10 ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो उस 10 रुपीज की डबल काउंटिंग हो गई ना उस फार्मर के रेवेन्यू की। इस वजह से हम लोग वैल्यू ऑफ इनपुट्स को लेस करते हैं। अब दोस्तों अपने आइए चलते हैं सेकेंड मेथड पे, जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर दोस्तों सिंपल सा लॉजिक ये है कि एक पर्सन का इनकम दूसरे पर्सन का एक्सपेंडिचर होता है। क्योंकि आप लोग ये सोच ही सकते हो कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड कैसे यूजफुल हो सकता है। क्योंकि आप ये सोच के देखो कि अगर आप कुछ रुपए खर्च कर रहे हो तो वो आपके लिए खर्च है, तो किसी और के लिए इनकम भी तो है। तो अगर लॉजिकली आप सोचो तो जब आप सारे खर्चों को इकोनॉमी में ऐड कर दो तो बाय डिफॉल्ट आप पहुंच जाओगे ना अपने नेशनल इनकम पर। सर लॉजिक है। अब आइए मैं आपको समझाता हूं एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों एक्सपेंडिचर मेथड को समझने के लिए ना आपको अगेन खर्चे को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर मेनली अपने 4 खर्चों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 बिजनेस एक्सपेंडिचर जिसको फर्म्स का एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फाइनली नेट एक्सपोर्ट्स। ये 4 खर्चों को जब आप ऐड करते हो आप जीडीपी एट एमपी तक पहुंचते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोस्तों वो खर्चा है जो कंज्यूमर्स मेरे और आपके जैसे लोग खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है फर्म्स का खर्चा। फर्म्स के खर्चे को अपने 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एक स्टॉक इन्वेस्टमेंट। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब जब फिक्स्ड एसेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करता है, जैसे प्लांट एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो हो गया फिक्स्ड पे खर्चा। और जब ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक्स परचेज करता है, गोडाउन में स्टॉक्स मेंटेन करता है, तो आपका हो गया वो दूसरे तरीके का खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का। तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। किन किन 2 चीजों को? नंबर 1 जो फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा है और चेंज इन स्टॉक पे जो खर्चा है। ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में जो गवर्नमेंट इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस कर रही है वो आप कंसिडर करते हो। एंड फाइनली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं नेट एक्सपोर्ट्स की तो आप लोग ये सोचोगे कि नेट एक्सपोर्ट से तो सर पैसे आते हैं, फिर इसको ऐसा खर्चा क्यों बता रहे हो? इसका लॉजिक ये है दोस्तों कि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि इनकम आता है, बट लॉजिकली आप सोचो तो गुड्स तो हमारी इकोनॉमी के अंदर बन रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन पे कुछ वैल्यू लग रहा है, फिर वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो वो उस एक्सपेंडिचर को जो बनाने पे लग रहा है दैट इज व्हाट वी कंसीडर इन नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? एक्सपोर्ट्स वैल्यू माइनस इंपोर्ट वैल्यू। जब आप इन चारों खर्चों को ऐड करते हो तो जैसे वैल्यू एडेड मेथड के अंदर था, आप इधर पे भी जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाते हो। एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे तो 8 के 8 एग्रीगेट्स नेशनल इनकम होते हैं, बट मैं आपको बताऊं एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है। सर वैल्यू एडेड मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में आप तो जीडीपी एट एमपी तक पहुंचे थे, एनएनपी एट एफसी पे कैसे पहुंचेंगे? ग्रॉस से नेट पहुंचने के लिए डिप्रिसिएशन को सब्सट्रैक्ट कीजिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आप एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कीजिए, और फाइनली मार्केट प्राइस से फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचने के लिए आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्सट्रैक्ट कीजिए। और अब दोस्तों हम लोग फाइनली चलते हैं इनकम मेथड पर। दोस्तों इनकम मेथड कंप्यूट करने के लिए अपने लोग ब्रॉडली स्पीकिंग 3 तरीके के इनकम को इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और नंबर 3 ऑपरेटिंग सरप्लस। एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे होते हैं उनको जो पैसे मिल रहे होते हैं उसको कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बोलते हैं। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दोस्तों कुल मिलाकर 2 पार्ट्स होते हैं। पहला वेजेस एंड सैलरीज जो मिल रहा है एक इंडिविजुअल को इन कैश या इन काइंड। काइंड मतलब कोई हॉलीडे ट्रैवल मिल गया ऐसा कुछ, तो इन कैश एंड काइंड। एंड नंबर 2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कोई पैसे डाले, ठीक है, और इसी तरह से कोई भी ऐसा स्कीम है या फंड है जिसमें एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है, सो दोस्तों वो अपने लोग इंक्लूड करते हैं जब अपने कंप्यूट करते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब
वो सिनेरियो है दोस्तों जहां पे एक इंडिविजुअल के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, तो बाइफरकेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब मान लीजिए एक पर्सन है जिसके घर में 3-4 रूम्स है, अब वो डॉक्टर है, तो वो एक रूम को तो खुद यूज कर रहा है अपने ऑपरेशंस और अपने जो भी काम करता है उसके लिए, दूसरे रूम्स को वो रेंट पे दे रखा है, तीसरे रूम में हो सकता है वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रखा हो। कहने का अर्थ है कि उसके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। ऐसे लोगों का इनकम को आप मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में काउंट करते हैं। और फाइनली ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस वो इनकम है दोस्तों जो किसी इंडिविजुअल का आता है बिकॉज ऑफ ओनरशिप ऑफ कोई एसेट। इसके 4 पार्ट्स होते हैं: रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स। जब आप ये तीनों इनकम्स को ऐड करते हैं, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और एंड एट द लास्ट ऑपरेटिंग सरप्लस, तब आप लोग पहुंचते हैं एनडीपी एट एफसी तक। और अगर आपको नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी तक पहुंचना है तो आप एनएफआईए ऐड कर लीजिए दोस्तों। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑन हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द डिफरेंट मेथड्स। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग अगेन इकोनॉमिक्स को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। गुड लक, गुड बाय एवरीवन।